फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर 1। और आज इसका सेकंड पार्ट है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे वो आज इसमें हम होपफुली कवर कर लेंगे। आज का जो एजेंडा है, आज के जो टॉपिक्स हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ सोर्सेज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और उसके साथ साथ हम इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। उससे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्यों होती है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, और उसी तरह उसकी पहचान भी क्लियर हो जाएगी। और बेसिक एलिमेंट्स ये नॉर्मली इस चैप्टर में होते नहीं हैं, पर मैंने ये ऐड किए हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिक एलिमेंट्स में। तो वीडियो के शुरू में जैसे हम एक सवाल पूछते हैं अपने व्यूअर्स से, तो आज का सवाल है, वाई डिपेंडेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड। डिपेंडेंट सोर्सेज इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, हालांकि हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं, तो क्यों हम इनकी डिमांड बढ़ जाती है हमारे सर्किट्स के अंदर। तो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें टू कंट्रोल एलिमेंट्स, जो इस इलेक्ट्रिक सर्किट के जो दो एलिमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या फीडबैक इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर ये दोनों ए एंड बी और नन ऑफ दैट। तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दिएगा। होपफुली आपको तो वीडियो के एंड तक आपको आंसर दिया जाएगा, पर अपनी तरफ से ये आप आंसर दें ताकि हमें भी पता चले। सही हो गलत हो आप ज़रूर दें। टाइप्स ऑफ सोर्सेज नॉर्मली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स होती है। इंडिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होती है जिसके अंदर जो किसी और सोर्स पर डिपेंड नहीं करती, किसी वोल्टेज सोर्स पर या किसी एक्सटर्नल वोल्टेज और करंट सोर्स पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि हमारे यहाँ बैटरी, ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, या फिर हमारे पास जो स्विच लगाते हैं सर्किट के अंदर, वो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है। यानी किसी भी सर्किट के अंदर ऐसी सोर्स जो सोर्स भी हो, पर वो किसी और एल्सवेयर जो पूरे सर्किट के अंदर कोई और सोर्स हो या वोल्टेज हो या करंट हो, उस पर डिपेंड ना करती हो, उसको हम इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। और डिपेंडेंट सोर्स उस सोर्स को कहते हैं एक ऐसी सोर्स जिसके अंदर किसी एक सर्किट के अंदर जो इंडिपेंडेंट सोर्स हो या डिपेंडेंट सोर्स हो उस पर डिपेंड करे, चाहे वो वोल्टेज की हो या फिर वो करंट सोर्स हो, इन पर डिपेंड करे, उसको हम डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। जैसे कि बीजीटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या फिर आपके एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हम आपको ये सब हम ट्रांजिस्टर्स और ये जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कवर करेंगे। लेकिन मुझे आइडिया देना था कि इंडिपेंडेंट सोर्स किस टाइप की होती है। इंडिपेंडेंट सोर्स का जो अपेरेंस होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये यहाँ पर डीसी इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ये भी वोल्टेज सोर्स है। इस तरह से इसका डीसी जो वोल्टेज सोर्सेज होती हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। और ये एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज सोर्स होती हैं उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और करंट सोर्सेज को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जो डीसी में होती हैं। ये दोनों डीसी की हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एसी की है जिसमें हम ये एक साइनो वेव दी जाती है। ये एसी की क्या नाम है, करंट सोर्स है। ये हमारे पास डीसी की इंडिपेंडेंट सोर्स है। और यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स में वोल्टेज जो डिपेंडेंट सोर्स है, ऐसी सोर्स जो कि वोल्टेज सोर्स भी है और ये वोल्टेज पर ही डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर एक वी एक्स, ये ऐसी सोर्स है जिस सोर्स पर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू, ये वोल्टेज की इंडिपेंडेंट सोर्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होती हैं। डेफिनेशन से होपफुली हम कवर्ड हैं। डेफिनेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सी सोर्स है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम सिंपली डीसी वोल्टेज सोर्स की हम इस तरह करते हैं, और इस तरह भी कहीं कहीं रिप्रेजेंटेशन की जाती है, और इस तरह। और अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज सोर्स होती है उनकी हम सिर्फ और सिर्फ साइनोसाइडल ये सर्कल के अंदर शो करा के हम इंडिपेंडेंट सोर्स को शो किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट की। और ये भी एसी करंट की इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस माइनस दिया कि सिर्फ इसमें यही फ़र्क है कि यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ, यहाँ सिर्फ प्लस दिया हुआ है। और इंडिपेंडेंट सोर्स जो करंट सोर्स है उसमें सिंपली एरो को शो किया जाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पर अल्टरनेटिंग करंट जो एसी की जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एरो दे के साइनोसाइडल को शो किया जाता है।
और यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स जितनी भी होती हैं उसको हम डायमंड शेप में शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर चारों सोर्सेस ये इन डिपेंडेंट सोर्स हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करती हैं किसी सर्किट के अंदर, पर इनको डायमंड शेप में दिखाया जाता है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि ये एक ऐसी वोल्टेज सोर्स है जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड करता है। हम आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से किसी वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है और ये किस तरह से किसी एक्सटर्नल करंट सोर्स पर डिपेंड कर रही है। इसका नाम हम देते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, और इसको कहते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, और इसको हम नाम देते हैं और ये यहाँ पर करंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एरो दिया गया है, ये भी एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। इसको नाम देते हैं हम, ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है तो इसको हम नाम देंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और इसको हम देंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्योंकि ये एक्सटर्नल करंट सोर्स पर डिपेंड करती है और ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड करती है। इसके अंदर एक और चीज़ हमें हमें क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये वोल्टेज सोर्स है और ये किसी एक्सटर्नल करंट पे डिपेंड करती है तो इसको हम यूनिट जो इसको हम शो करेंगे, जैसे 10 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट जो शो करते हैं उसको हम वोल्टेजेस ही में शो करेंगे, ना कि एम्प्स में। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ये हमारे पास एक करंट सोर्स है जो कि किसी एक्सटर्नल वोल्टेज पे डिपेंड करती है, तो इसको हम एम्प्स में ही शो करेंगे, इसका यूनिट एम्पेयर ही होगा, न कि वोल्टेज। मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जांपल के तौर पर लिए हैं। बहरहाल ये सवाल तो आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ये बुक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है सेडिक और एलेक्जेंड्रा जहाँ से हम पढ़ा रहे रेफरेंस बुक है, वहाँ पर ये सॉल्व हुआ है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वहाँ पर अनसॉल्व है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी हो। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम उसे भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता था कि लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था P=VI फार्मूला जो कि पावर का है। इस सवाल में पूछा ही ये गया है कि हमें बताएं कि कंप्यूट करें कि पावर अब्जॉर्ब एंड सप्लाई बाय ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट, जो इस सर्किट के अंदर ईच सप्लाई जो कि या तो पावर सप्लाई कर रही है या तो फिर पावर गेन कर रही है यानी अब्जॉर्ब कर रही है, तो वो कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि P जो कि P1 हमारे पास आएगा V1 और I1। तो यहाँ पर देखें कि P जो है यहाँ पर P1 के अंदर एलिमेंट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इन साइड हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, तो ये नेगेटिव और वो एग्जिट यहाँ से हो रहा है, वो 9 एम्पेयर है और ये फिर नेगेटिव 9 एम्पेयर हो जाएगा। तो P1 हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 9 हमारे पास हो जाएगा -45 वाट। और इस तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 9 एम्पेयर इन हो रहा है इस सोर्स के अंदर, और ये P2 है जो कि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, 2 वोल्टेजेस हैं यहाँ पर। तो P2 2 वोल्ट और 9 एम्प्स, ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर 18 वाट आ जाएगा। ये वो है जो ये बैटरी सप्लाई कर रही है। और यहाँ पर P4 के अंदर देखा जाए कि ये I जो यहाँ पर इन हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, तो P4 हमारे पास आ जाएगा 3 वोल्ट और 5 15 वाट। और मज़ीद इसको अगर सॉल्व करें, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स है, जगह कि देखेंगे इसी ये डेल्टा की डायमंड की शक्ल में बना हुआ है और ये इस करंट आई के ऊपर डिपेंड करती है, और करंट कौन सा है वो ये वाला, इस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। यानी अगर ये वेरी करेगा तो इस वोल्टेज की वैल्यू भी वेरी करेगी। ये टोटली डिपेंड कर रही इस करंट के ऊपर। ये करंट है जो एक सोर्स का करंट है, ये उस पर डिपेंड करती है। तो बहरहाल इसका वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए V3 0.6 I, हमें पता है I हमारे पास यहाँ पर 5 है, या I 5, देन V3 0.6 मल्टीप्लाई विद 5 कितना होगा, हमारे पास ये आ जाएगा 3 वोल्ट। देन P3 हमारे पास 3 वोल्ट मल्टीप्लाई विद हमारे पास आ जाएगा 4 एम्प्स, तो ये हमारे पास 12 वाट हो जाएगा।
बेसिक एलिमेंट में हम रजिस्टर, सबसे पहले रजिस्टर को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर जो रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया या फिर कैपेसिटर जो यहाँ पर हमने डिस्कस करने हैं, वो उनका सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में आसानी हो। इनके लिए जो डिटेल्ड लेक्चर होंगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर को डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो वो वैसे भी सिलेबस का हिस्सा होगा, तो उसमें वहाँ पर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि रजिस्टर क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, और कैपेसिटर और इंडक्टर। तो रजिस्टर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। रजिस्टर एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, यहाँ पे करंट नहीं, एलिमेंट है जो कि लिमिट करता है करंट को। जिस तरह से किसी पाइप के अंदर अगर पानी फ्लो कर रहा है और यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, तो नल के ज़रिए जैसे हम पानी को कंट्रोल करते हैं, उसकी लिमिट करते हैं उसके फ़्लो को, इस तरह यहाँ पर करंट जब जब भी किसी वायर के अंदर फ्लो करता है तो रेजिस्टर हम उसकी फ़्लो को लिमिट कराता है। अगर हम एग्जांपल को यूज़ करते हुए सॉल्व करें तो प्लस माइनस यहाँ पे सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है जो कि 5 वोल्ट की है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर है, तो ये कितना करंट लिमिट करेगा उसको हम फाइंड करेंगे। हमें ओहम्स लॉ का पता है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्टिव में भी डाल दूंगा। V इज टू आई आर, तो I इज टू वी ओवर आर, तो हमें पता है 5 वोल्ट और 2 ओम, 2 डिवाइड होगा तो 2.5 एम्प्स, यानी कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है वो तकरीबन 2.5 एम्प्स तक ये करंट को लिमिट कर सकता है। इसका जो यूनिट होता है ओहम होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं। और इसको शो किया जाता है मो से, ओहम से शो किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर सर्किट एलिमेंट में कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, और ये एनर्जी को वोल्टेज की फॉर्म में डिस्चार्ज करता है। ये जो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटीग्रल ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन दी है। किसी भी कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड करना हो तो 1/c कैपेसिटेंस ये कांस्टेंट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम -t और I ऑफ t dt, इंटीग्रल ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टाइम। और उसका करंट मालूम करना हो तो डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज, ये c यहाँ पर कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टाइम, तो आपको इसका करंट फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये नॉन पोलर जो होते हैं कैपेसिटर, उनकी रिप्रेजेंटेशन यूँ होती है। कहीं भी आप सर्किट में देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये मैंने इसलिए यहाँ पर शो किया है। और यहाँ पोलराइज्ड इस तरह से फॉर्म में शो किए जाते हैं, और वेरिएबल जिसमें ये एरो दिया जाता है तो वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं। इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है। हमें पता है जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी वायर से तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जब हम उस वायर की कॉइल बना लेंगे वायर का, तो यहाँ पर कॉइल होने की वजह से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में पैदा हो जाती है, और ये एनर्जी स्टोर करती है ये बिल्कुल, और ये करंट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है। तो अगर वोल्टेज मालूम करना हो किसी भी इंडक्टर का तो सिंपल L यानी कि इंडक्टेंस di/dt फॉर वोल्टेज, और करंट के लिए इंडक्टेंस इंटीग्रल ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टाइम, और इसका जो यूनिट है वो हेनरी है। पहले इसका आंसर जो हमने स्टार्ट में पूछा था कि व्हाई द डिपेंडेंट सोर्स आर रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स खुद कहीं से कंट्रोल हो रही होती हैं, तो ये किसी एलिमेंट को कंट्रोल तो करती नहीं है। और दूसरा, ये इस्टेब्लिशमेंट फीडबैक के लिए भी नहीं यूज़ होती है। और ये तीसरा ए एंड बी, तो ऑब्वियसली जब ये दोनों नहीं है तो ये नन ऑफ, तो इसकी वजह से ये है कि ये क्या कर रही होती है, किसी एलिमेंट के करंट या वोल्टेज के फ्लो या करंट के फ्लो या वोल्टेज की जो रेटिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, ना कि किसी एलिमेंट को कंट्रोल करना या फीडबैक हासिल करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बंडल ऑफ थैंक्स।